हर इंसान के अंदर कुछ राज दबे होते हैं, कुछ ऐसे राज जो वक्त की धूल में खो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। रुद्रपुर गांव की उस काली रात को कोई नहीं भूल सकता। आसमान से गिरती बूंदें जैसे कोई चेतावनी दे रही थीं। गांव के किनारे बने चंदू के ढाबे पर आठ सन्नाटा था, सिवाय उन चार दोस्तों के जो कुदरत के इस तांडव का मजा ले रहे थे। वाह चंदू भाई, क्या कड़क चाय बनाई है। इस बिजली की कड़कड़ाहट और ठंडी हवा के बीच इस गरम चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सही कह रहा है राजू, बस ये बिजली बार बार जा रही है, यही थोड़ा खल रहा है, वरना माहौल तो एकदम फिल्मी हो गया है। अरे विक्की बाबू, रुद्रपुर में बरसात का मतलब ही यही है। जब बादल गरजते हैं तो यहाँ की पुरानी दीवारों से भी डर की महक आने लगती है। डर? कैसा डर चंदू भाई? हाँ, और आर्यन भाई, आप तो शहर से आए हैं, आपको डर वर लगता है क्या इन बातों से? डर इंसान की सोच में होता है राजू, लेकिन हाँ, ये मौसम, ये कुछ यादें ताजा कर देता है। अरे आर्यन भाई की बातें छोड़ो, आज सोमेश काका नहीं आए। उनकी कहानियों के बिना तो ये ढाबा अधूरा लगता है। लोग कहते हैं काका की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, हकीकत होती हैं। सभी दोस्त बातें कर रहे थे, तभी वहां पर सोमेश काका आते हैं। अरे काका आ गए। आइए काका, हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। आज तो देर कर दिया आपने। क्या बताऊं बेटा, घर पर कुछ जरूरी काम था और फिर ये कमबख्त बिजली, अंधेरे में रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। कोई बात नहीं काका, अब आप आ गए हैं तो चाय पकौड़े तैयार हैं। बस अब कोई ऐसी कहानी सुनाइए कि ये बारिश की रात हमेशा के लिए याद रह जाए। आज मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो पन्ना दिखाऊंगा जिसे मैंने सालों से बंद कर रखा था। ये किस्सा तब का है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जवान और निडर। उस रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश थी। रुद्रपुर के कच्चे रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। मेरी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और डॉक्टर साहब पास के गांव सुल्तानपुर में रहते थे। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी सुल्तानपुर जाकर डॉक्टर छड्ढा से दवा लेकर आता हूँ। आप बस हिम्मत मत हारना। नहीं बेटा, बाहर देख तो सही, आसमान फट पड़ा है। इतनी रात को उस जंगल वाले रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, तू मत जा। माँ, ये बारिश तो रोज होती है, पर आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जल्दी लौट आऊंगा, रास्ते में कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। अम्मी ने बहुत रोका, पर मैं नहीं माना। सर पर गमछा बांधा और निकल पड़ा उस काली रात में। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही थीं। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सुल्तानपुर अभी भी 3 मील दूर है। क्या मैं पहुंच पाऊंगा? सोमेश आगे बढ़ रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी रिक्शा लिए खड़ा था। ओ भाई, ओ रिक्शे वाले भाई, रुको। इतनी रात को इस कयामत की बारिश में कहाँ की तैयारी है बाबूजी? यहाँ तो यमराज के दूत भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। भाई, मुझे सुल्तानपुर जाना है। माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर से दवा लेनी है। क्या तुम चलोगे? मैं दुगने पैसे दूंगा। सुल्तानपुर? क्या कहा तुमने? सुल्तानपुर जाओगे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने हैं। लगता है तुम इस इलाके में नए हो। हाँ, हम यहाँ कुछ महीने पहले ही आए हैं, पर तुम ऐसे क्यों चौंक रहे हो? क्या बात है? बाबूजी, वहां क्या नहीं है ये पूछो। इसी वक्त वापस लौट जाओ। उस गांव की सरहद पर अनामिका का साया है। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। मैं तो चला अपने घर, जान प्यारी है मुझे। तुम भी लौट जाओ। काका, क्या आप उस रिक्शे वाले की बात सुनकर डरे नहीं? डर तो लगा आर्यन, पर मां की ममता के आगे मौत का डर छोटा था। मैंने उसकी बातों को वहम समझा और कदम आगे बढ़ा दिए। मुझे क्या पता था कि आगे मेरा सामना किससे होने वाला है। रिक्शे वाले के जाने के बाद मैं अकेला रह गया था। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ आया। उस अंधेरे में पेड़ की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई राक्षस हाथ फैलाए खड़ा हो। अचानक बिजली कड़की और मेरी नज़र पेड़ की एक डाल पर पड़ी। ये बिल्ली
इतनी बारिश में भी भीग नहीं रही, और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कुछ कहना चाहती हो? वो बिल्ली हिली तक नहीं, उसकी नज़रें मुझ पर गड़ी हुई थीं। अजीब सी बात ये थी कि उसकी आंखों में जानवर जैसी चमक नहीं, बल्कि इंसानों जैसी नफरत थी। मैंने अपना रास्ता बदला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे मजबूरन एक पेड़ के नीचे पनाह लेनी पड़ी। मैंने सोचा कि शायद बारिश रुक जाए कि तभी एक सुंदर लड़की आई और मेरे बगल में खड़ी हो गई। अरे आप यहाँ इस वक्त? मैं सुल्तानपुर में एक रईस के घर काम करती हूँ। आज काम में देर हो गई और घर लौटते वक्त इस बारिश में फंस गई। मुझे भी सुल्तानपुर ही जाना है। मेरी माँ बीमार है। अगर आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। इस मौसम में अकेले जाना ठीक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अकेले जाने से बहुत डर रही थी। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? फिर आप डॉक्टर के पास चले जाना। जी बिल्कुल, चलिए। दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो सुल्तानपुर की सीमा के करीब पहुंच रहे थे, माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध आने लगी। ये कैसी गंध है? जैसे कोई जानवर मर गया हो। शायद कोई कुत्ता मर गया होगा झाड़ियों में। आप आगे चलिए। चलते चलते अचानक झाड़ियों से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो ना तो इंसान की थी और ना ही किसी जाने पहचाने जानवर की। वो आवाज रूह कपा देने वाली थी। ये क्या था? कुछ नहीं, बस हवा का झोंका होगा। आप डरे हुए क्यों हैं? नहीं, डर नहीं रहा, बस ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। देखो, सामने कोई साया खड़ा है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। आपको शायद वहम हो रहा है। बारिश और थकान की वजह से आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने उसकी बात मान ली। थोड़ी ही देर पैदल चलने के बाद मैं और वो लड़की एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे, जहां झाड़ियों के पीछे उसका घर छिपा हुआ था। वो घर देखने में काफी पुराना और वीरान सा लग रहा था, जिसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, अब मैं निकलता हूँ। मुझे डॉक्टर के पास पहुँचना है। रुकिए, आप पूरी तरह भीग चुके हैं। मैं अंदर से आपके लिए एक छतरी लाती हूँ, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। बस 2 मिनट यहीं रुकिएगा। लड़की अंदर गई। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, फिर 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर वो वापस नहीं आई। हवेली का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने सोचा कि शायद उसे छतरी नहीं मिल रही, इसलिए मैं खुद अंदर चला गया। कौन हो तुम? इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं उस लड़की के लिए रुका हूँ। वो लाल साड़ी वाली लड़की, वो अभी अंदर आई है छतरी लेने। लाल साड़ी लड़की? बेटा, इस घर में पिछले 10 साल से मेरे सिवा कोई नहीं रहता। मेरी बेटी अनामिका 10 साल पहले इसी बारिश की रात में मर गई थी। क्या? पर वो तो अभी मेरे साथ आई थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी। हाँ, वो हर साल इसी रात को बाहर निकलती है। वो उन्हीं लोगों को ढूंढती है जो उसकी मदद करें। जो उसे घर तक छोड़ देता है वो बच जाता है, और जो उसे मना कर देता है। मैं होश खो चुका था। मुझे बस इतना याद है कि मैं पागलों की तरह उस हवेली से बाहर भागा। पीछे से उस लड़की की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं भागते भागते कब सड़क पर गिरा और कब बेहोश हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। जब सोमेश की आंख खुली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। माँ कहाँ है? मुझे दवा लानी थी। शांत हो जा बेटा, तू रात को बेहोश मिला था, लेकिन देख, डॉक्टर चड्ढा खुद सुबह सुबह यहाँ आ गए थे। उन्होंने दवा दे दी है और अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? रात तो इतनी भयानक बारिश थी। बेटा, रात करीब 3 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब मैंने खोला तो वहाँ कोई नहीं था। बस एक पर्ची पड़ी थी जिस पर तुम्हारे घर का पता और तुम्हारी माँ की हालत लिखी थी। मुझे लगा कोई इमरजेंसी है, इसलिए मैं सुबह होते ही यहाँ आ गया। ढाबे में बैठे सभी लोग सुन्न थे। आर्यन, जो पहले इन बातों का मजाक उड़ा रहा था, अब उसके माथे पर पसीना था। तो आर्यन बेटा, अब बताओ, क्या ये सब सिर्फ वहम है?
आज भी जब रुद्रपुर में ऐसी तूफानी बारिश होती है तो सुल्तानपुर के उस रास्ते पर लाल साड़ी वाली लड़की नजर आती है। वो आज भी किसी सच्चे इंसान का इंतजार करती है। काका, आपकी कहानी ने मेरा नजरिया बदल दिया। सच में इंसान की नीयत ही उसे बचाती है या डुबोती है। चलिए भाई, रात बहुत हो गई है और बारिश भी थम गई है। अब सबको घर निकलना चाहिए, लेकिन याद रखना, रास्ते में अगर कोई मदद मांगे तो सोच समझकर कदम उठाना। राज राज ही रहते हैं। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं और कुछ सदा के लिए अमर हो जाती हैं। रुद्रपुर की वो रात आज भी जिंदा है, शायद आपके आसपास भी।